एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के आरोपों को खारिज कर दिया है। नंदीग्राम में 1 तारीख को जब चुनाव हुए थे तो केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर कई गंभीर आरोप ममता बनर्जी ने लगाए थे और हंगामा भी इसके बाद हुआ था। मतदान केंद्र पर वो खुद पहुंची थी और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे। इसके साथ ही कई और गंभीर आरोप की कई मतदाताओं को रोका भी गया, लेकिन चुनाव आयोग ने इन्हें खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीरज, क्या कहा गया अपने फैसले में विस्तार से इलेक्शन कमीशन की ओर से? प्रशांत, एक लंबा पत्र लिखा गया है और सबसे पहली बात आपको बता दूं कि ममता बनर्जी के पूरे आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज किया है। इस पूरे मामले में नंदीग्राम में आपको याद होगा कि जिस तरह से दोपहर में ममता बनर्जी की तरफ से आरोप लगाए गए थे, उन तमाम आरोपों को सिलसिलेवार तरीके से तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर चुनाव आयोग ने माना है कि ममता बनर्जी ने मीडिया नैरेटिव बनाने के लिए मतदाताओं को दिग्भ्रमित किया और इस बात पे भी दुख जताया है कि इस तरह का आरोप ऐसे कैंडिडेट की तरफ से लगाया गया जो खुद राज्य के मुख्यमंत्री हैं और जिन पे कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। तो चुनाव आयोग ने बहुत दुख जताया है और ममता बनर्जी के तमाम आरोपों को खारिज किया है। और सबसे बड़ी बात प्रशांत की, इस पूरे मामले में चुनाव आचार संहिता के तहत ममता बनर्जी पे कार्रवाई भी चुनाव आयोग कर सकता है आने वाले दिनों में। इसकी जांच अलग से जारी है क्योंकि तमाम आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज किया है। इसके अलावा जो लंबा पत्र लिखा गया है उनमें सिलसिलेवार ढंग से उन तमाम शिकायतों का भी जिक्र किया गया है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की तरफ से, जो हाल के वक्त में और चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आयोग को किए गए थे। उन तमाम चीजों का भी जिक्र किया गया है और चुनाव आयोग ने अंतिम में यह साफ लिखा है कि चुनाव आयोग इसकी जांच कर रहा है कि क्या चुनाव आचार संहिता के तहत ममता बनर्जी के मामले में कोई कार्रवाई हो सकती है कि नहीं। जी, ये एक बड़ी बात भी हो सकती है अगर चुनाव आयोग इस बात को खारिज कर रहा है। लेकिन क्या बीजेपी यह आरोप लगा रही थी कि दरअसल इस पूरे माहौल को प्रभावित करने के लिए इस तरह की हरकत ममता बनर्जी की ओर से जानबूझकर की गई है? वो मतदान केंद्र पर कई देर तक बैठी रही हैं, इससे व्यवस्था प्रभावित हुई है। क्या इस बात को भी संज्ञान में लिया जा रहा है इस पूरी घटना के तहत? देखिए, बीजेपी का आरोप अपनी जगह है प्रशांत। इस पूरे मामले में ममता बनर्जी ने खुद चुनाव आयोग से शिकायत की थी इस पूरे मामले में और ये आरोप लगाया था कि मतदाताओं को वहां प्रभावित किया जा रहा है, इंटिमिडेट किया जा रहा है, वहां हिंसा की जा रही है। लेकिन हिंसा की बात को चुनाव आयोग ने तमाम रिपोर्ट में नहीं पाया है और चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया उसमें यह साफ कहा है कि हिंसा नहीं हुई थी, मतदाताओं को प्रभावित नहीं किया गया था और सिर्फ ममता बनर्जी ने मीडिया नैरेटिव बनाने के लिए इस तरह की स्थिति को क्रिएट किया जिससे मतदाता प्रभावित हो। और इस पूरे मामले में ये एक बड़ा फैसला भी कि अब स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन खुद ममता देख रहे होंगे उनकी क्या स्थिति हो रही है। कोई जेल के अंदर है, कोई उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गया है, कोई दूसरे लोक की यात्रा में, राम नाम सत्य है की यात्रा में निकल चुका है। आज उत्तर प्रदेश में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और बंगाल के अंदर भी गुंडागिर्दी और अराजकता पैदा करने वाले इन गुंडों के साथ भी यही होने जा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां पर सभा में आने से टीएमसी के गुंडे भी और कोई अन्य संगठनों से जुड़े हुए गुंडे भी लगातार धमकी दे रहे हैं और कह रहे थे कि बीजेपी की सभा में जाएंगे तो ये कर देंगे, एक तमाम प्रकार की धमकियां दे रहे थे। याद करना, 2 मई के बाद यही गुंडे आपके घुटनों, आपके पैरों में नाक रगड़ते हुए दिखाई देंगे। आपके पैरों में नाक रगड़ते हुए यही गुंडे दिखाई देंगे, अपनी जान की भीख मांगते हुए फिरते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि 2 मई के बाद बंगाल के अंदर बंगाल की भावनाओं के अनुरूप, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने वाली सरकार आने वाली है। और उस सपने को साकार करने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, भाजपा की बंगाल के अंदर सरकार का मतलब डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार का लाभ क्या होता है? उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को आए मात्र 4 साल हुए और 4 साल में 40 लाख गरीबों को हमने एक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया है। 6 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का लाभ उपलब्ध कराया है। 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है।
1.5 करोड़ नौजवानों को प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी उपलब्ध करवाई है। उद्योग लगेंगे तो नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा होगी। बंगाल में उद्योग नहीं लगता, 10 वर्षों में कोई उद्योग बंगाल के अंदर नहीं लगा। 10 वर्ष में पहले वाम दलों ने 30 वर्षों तक बंगाल का शोषण किया, उद्योग धंधों को बंद कराया, यहां के नौजवानों को पलायन करने के लिए मजबूर किया और 10 वर्षों से टीएमसी यहां आपके औद्योगिकीकरण का विरोध करते हुए यहां के उद्योगों को पलायन करने के लिए मजबूर करती है। दिल्ली के कनॉट प्लेस के जनपद मार्केट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हैं और लोगों को मास्क लगाने के लिए यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है। जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, चेतावनी के बावजूद आज या कल में महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। और इसी कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। देश में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेहद अहम बैठक इस वक्त कर रहे हैं। रवि सिंह की खबर है कि बैठक में कैबिनेट सचिव और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं। बैठक में देश में कोरोना के हालात पर चर्चा हो रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना की वजह से 93,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं और इस हालात पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेहद अहम बैठक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कर रहे हैं और माना जा रहा है कि कोई बड़े फैसले भी सरकार इसमें कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक कर रहे हैं क्योंकि कई राज्यों से कोरोना के लगातार बढ़ते हुए आंकड़े सामने आ रहे हैं और इसे कैसे रोका जाए उसके लिए उपाय ढूंढने के लिए ये एक बेहद अहम बैठक हो सकती है और माना जा रहा है कि कोई बड़ा ऐलान भी सरकार इसके बाद कर सकती है क्योंकि कई राज्यों से अलग अलग तरह के डिमांड भी केंद्र की ओर की गई थी। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, ये जो एक बेहद अहम बैठक हो रही है, किस तरह के फैसले की उम्मीद इससे की जा सकती है? प्रशांत, सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि कोविड महामारी से और जो एक बार फिर से जो कोविड के केस बढ़े हैं देश के अलग अलग राज्यों में, उस पर कैसे काबू पाया जाए, क्या स्ट्रेटेजी बनाया जाए, डॉक्टरों से किस तरह का डिस्कशन किया जाए और एक क्या रणनीति के तहत काम किया जाए कि लॉकडाउन जैसी स्थिति कई राज्यों में जो चर्चा चल रही है कि लॉकडाउन लग सकता है, वैसी स्थिति उत्पन्न ना हो और जो कोविड के मामले हैं उनको रोका जाए। यही वजह है कि प्रशांत, युद्ध स्तर पर जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो देश भर में चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिनका भी नंबर आ रहा है, जिनकी बारी आ रही है, वो बिना हिचके अपनी वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना का जो खतरा है वो कम से कम थोड़ा कम हो। और एक बार फिर से आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस जो है लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अपील कर रही है, मास्क लगाने को कहा जा रहा है। पुलिस यहाँ पर जगह जगह यहाँ पर तैनात है और जो भी पैसेंजर्स नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ रहे हैं या यहाँ से अपने अपने शहरों के लिए जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने, उन्हें बोला जा रहा है कि वो मास्क लगा के रखें। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एंटीजन टेस्ट के लिए एक सेंटर भी यहाँ पर खोला गया है जहाँ पर लोगों के जो कोविड टेस्ट है वो यहाँ पर हो रहे हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टरों की टीम और जो सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर कोविड एंटीजन टेस्ट सेंटर जो है वो खोला गया है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर हमने आपको दिखाई। कुछ लोग जाहिर तौर पर मास्क नहीं भी लगाए यहाँ पर नजर आए, हमारे कैमरा देख के उन्होंने मास्क लगा लिए या पुलिस को देख के, लेकिन अभी भी लोगों को जागरूक होना जरूरी है ताकि कोविड महामारी से बचें, अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये लापरवाही एक बड़े खतरे को आमंत्रण दे सकती है। लेकिन कोरोना से ही जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार आज दोपहर 3 बजे एक बेहद अहम बैठक करने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कोरोना पर और सख्ती या फिर लॉकडाउन का भी फैसला किया जा सकता है और इसी बारे में संकेत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पहले ही दे दिए थे कि लॉकडाउन लगाने की संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई है,
और इसीलिए लोग एहतियात बरतें। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, आज जो दोपहर 3 बजे बैठक होने वाली है, सभी की निगाहें इस पर कि क्या फैसला सरकार इस बैठक में लेगी, किस तरह की उम्मीद की जा रही है? देखिए, ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जब शुक्रवार को राज्य को संबोधित किया था, उस वक्त ये साफ कर दिया था कि अगर लोग नहीं मानेंगे तो उन्हें पूर्ण लॉकडाउन करना पड़ेगा। उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया था कि ये मैं सीधा अभी संकेत दे रहा हूं, अगर लोग नहीं माने तो 1-2 दिन में फैसला लूंगा। एक अहम खबर प्रशांत आ रही है कोरोना से संबंधित कि सरकार का ये उद्देश्य है कि लॉकडाउन किया जाए, कड़े नियम बनाए जाए, लेकिन जो बिजनेसमैन हैं या फिर जो बिजनेस है, जो आर्थिक स्थिति है, उस पर भी कम से कम परिणाम दिखे उसका। तो इसको लेकर भी उद्योगपतियों से उनकी बैठक होगी। और एक अहम चीज़, जो सब्जी मंडियों में भीड़ देखने को मिल रही थी मुंबई के अलग अलग इलाकों में, उसको लेकर बीएमसी का एक बड़ा फैसला आया है। और ये फैसला ये है कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कोई भी फेरी वाला या फल विक्रेता दुकान नहीं लगा सकता है। बीएमसी की तरफ से एक टाइम लिमिट दी गई है कि आप सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक की दुकानें लगा सकते हैं। ये बीएमसी का बड़ा फैसला है और इस फैसले में बीएमसी ने माना है कि जो भीड़ सब्जी मंडियों में या फिर फल मंडियों में देखने को मिल रही है, उसके चलते कोरोना के केसेज बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर भी है कि एक बड़ा फैसला बीएमसी ने ले लिया है कि अब दिन में 11 बजे से 4 बजे के बीच कोई भी हॉकर ठेला लेकर दुकान बीच में नहीं लगाएगा। लेकिन इस बीच कोरोना से जुड़ी ये एक बड़ी खबर आ रही है। 24 घंटे के भीतर ही कोरोना में अब नए आंकड़े सामने आए हैं और इस साल का ये सबसे बड़ा आंकड़ा, एक दिन में देश में कोरोना के 93,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। इतना ही नहीं, 24 घंटे में आए मौत के आंकड़े भी डराने वाले हैं, क्योंकि एक ही दिन में कोरोना की वजह से 513 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। और इसीलिए बेहद अहम बैठक दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। आनंद, लोगों की लापरवाही कोरोना के मामलों को क्या बढ़ा रही है, ये बात लोग मानते हैं और इसीलिए भी अब सरकार को चिंतन करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जो बैठक कर रहे हैं और कोई सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। जी देखिए प्रशांत, बिल्कुल जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री एक बड़ी बैठक कर रहे हैं कोविड को लेकर, जाहिर तौर पर ये चिंता केंद्र सरकार को भी है और तमाम राज्य सरकारों को भी है कि कोविड के बढ़ते मामलों से कैसे निपटा जाए। एक तरीके से जिस तरह से कोविड ना के बराबर हो गया था देश में, लेकिन एक बार फिर से उसने मार्च के महीने में तेजी पकड़ी और उसके बाद अप्रैल आ गया है। अभी कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में जहां 150 केस हो गए थे, वहां पर अब 3,500 केस आ रहे हैं पर डे के। तो जाहिर तौर पर तमाम राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों के लिए चिंता बढ़ गई है। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री अपने बाकी अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं और ये रणनीति बनाई जाएगी उसमें कि किस तरह से कोविड के मामलों से निपटा जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, ज्यादा से ज्यादा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो चलाए जाएं और लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें। लेकिन जिस तरह से मिली जुली तस्वीरें अलग अलग रेलवे स्टेशनों, बस अड्डे की हमने आपको दिखाई, कल जिस तरह से कनॉट प्लेस की तस्वीरें दिखाई, या आज हमने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाई, मिली जुली लोगों की प्रतिक्रिया थी और कई लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके की दलील भी देते नजर आए जब उन्हें मास्क लगाने के लिए कहा गया। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कई पैसेंजर जो हैं वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, वो मास्क लगाए हुए हैं और यहाँ पर पुलिस जो है वो भी लोगों से अपील कर रही है, चाहे यहाँ के कुली हो, ऑटो ड्राइवर्स हो या जो पैसेंजर्स हो, कि आप मास्क लगाएं ताकि आप 2000 के चालान से बच सके और अपनी सुरक्षा कर सके। और यहाँ पर इस तरह से कोविड एंटीजन सेंटर जो है वो यहाँ पर खोले गए कि लोग ज्यादा से ज्यादा आके अपना कोविड टेस्ट कराएं। और बार बार इस तरह की हिदायत लोगों को दी जा रही है, लेकिन ये सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि मुंबई में भी देखा जा रहा है। मुंबई की दादर सब्जी मंडी में भारी भीड़ सुबह से ही, लेकिन इस तरह की भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग के पालनों का उल्लंघन जब न्यूज 18 इंडिया पर दिखाया गया तो इसके बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख भी दादर सब्जी मंडी पहुंच गए। उन्होंने खुद लोगों से मास्क लगाने की अपील की है, साथ ही साथ लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी उन्होंने बार बार कहा। इससे पहले आज सुबह ही दादर सब्जी मंडी में और दिनों से ज्यादा भीड़ दिखाई दी थी। कई लोग तो बगैर मास्क के नजर आ रहे थे। कुछ लोगों को जब लगाने के लिए कहा गया तो अजीब किस्म की दलीलें भी दी गई। कई लोग ऐसे भी दिखे जो मास्क तो लगाए थे लेकिन ठीक तरीके से नहीं। और ऐसे में जब पालक मंत्री असलम शेख वहां पहुंचे तो न्यूज 18 इंडिया ने भी उनसे किया सवाल। क्या थे उनके जवाब, आप भी देखिए।
न्यूज 18 इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख यहाँ पर पहुँचे हैं और ये मुंबई के पालक मंत्री भी हैं। तो यहाँ पर जो पहुँचे हैं लोगों से अपील कर रहे हैं दादर की सब्जी मंडी में कि लोग हैं वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और इसके साथ ही साथ तमाम लोगों से वो अपील भी कर रहे हैं क्योंकि लगातार जो कोरोना के केसेज हैं वो मुंबई में, महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये स्थिति कहीं ना कहीं सरकार की चिंता बढ़ा रही है। और यही वजह है कि पूरी दादर की सब्जी मंडी में वो घूम घूम कर लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और साथ ही साथ सबसे अहम चीज़ ये कि जिस तरह से दादर की सब्जी में मंडी में जो है नियमों का उल्लंघन हो रहा है। आप देखिए जो मंत्री महोदय हैं वो यहाँ पर अलग अलग दुकानों पर जा रहे हैं और वहाँ पर जो है लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो कोरोना के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं और सबसे अहम चीज़ की जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ध्यान रखें क्योंकि मुंबई में केसेज जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और यही वजह है कि जो लोग हैं वो आप यहाँ पर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से बात करना चाहूँगा। सर, लगातार जो दादर की सब्जी मंडी है वहाँ पर सुबह देखने को मिलता है काफ़ी भीड़ होती है और कोविड नियमों का पालन नहीं होता है। हमारी कोशिश पिछले 10 दिनों से है। हमने तमाम व्यापारी मंडलों से मीटिंग लिया, हमने बाकी के लोगों से मीटिंग लिया। सबसे कह रहे हैं कि भैया आप लोग अगर इसी तरीके से गर्दी रखाएंगे और इसी तरीके से अगर केस बढ़ेगा तो हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई पे मजबूर करेंगे। आप लॉकडाउन की बात कही जा रही थी, संकेत भी मुख्यमंत्री ने दिया था, तो अभी तक कोई फैसला हुआ है कि आखिर क्या होने वाला लॉकडाउन? हमारी कोशिश ये है कि लॉकडाउन मुंबई शहर में ना हो, इसलिए हम बार बार जो है वो हम लोगों से कह रहे हैं कि भाई आप होम डिलीवरी दे दो। लोगों को नियम पालन करना होगा। अगर लोग नियम पालन नहीं करेंगे तो फिर सरकार को आज ही कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। लॉकडाउन लगाने को लेकर, मिनी लॉकडाउन लगाने को लेकर विचार हो चुका है। मुख्यमंत्री चेतावनी दे चुके हैं इस पूरे मामले में, लेकिन लोग हैं कि वो मानने को तैयार नहीं और जो प्रशासन है, बीएमसी जो लोकल प्रशासन होता है, वो भी यहाँ पर सख्ती बरतने को तैयार नहीं है। कैमरामैन दिग्विजय के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र से, जहां कोरोना के केस लगातार बढ़ते हुए देख बीएमसी ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। बीएमसी ने घाटकोपर इलाके में अब फेरी वालों के लिए समय तय कर दिया है। फेरी वाले और फल वालों के लिए अब समय तय किया गया है, जिसमें कि सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे और शाम 4 बजे के बाद 7 बजे तक की ही इजाजत होगी इन फेरी वालों को। बीएमसी इसी तरीके से पूरे मुंबई में ही अब बहुत जल्द समय तय कर सकती है इन फेरी वाले दुकानदारों के लिए, ताकि भीड़ भाड़ को रोका जा सके, कोरोना संक्रमण को और बढ़ने से रोका जा सके। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर, जो घाटकोपर के लिए बेहद अहम फैसला बीएमसी ने किया है, क्या उम्मीद की जा रही है आज 3 बजे के बाद जो फैसला हो सकता है, क्या फेरी वालों के लिए समय तय करना उनमें से एक हो सकता है? देखिए, बीएमसी का फैसला है और बीएमसी का फैसला सिर्फ अभी तक कागजों पर आया। कल ये फैसला निकाला गया है, लेकिन जहां पर जिन मार्केट्स में सबसे ज़्यादा जो भीड़ हो रही है उसके लिए अभी तक फिलहाल कुछ नहीं किया जाए। लेकिन बीएमसी का कहना है कि जल्द ही वो दादर की सब्जी मंडी जहां से डेली डरावने वाली तस्वीरें सामने आती हैं, वहां के लिए भी जो है जल्द ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि फैसला तो ले लिया जाता है, सख्ती जमीनी तौर पर जो बढ़ती जानी चाहिए वो बिल्कुल भी बढ़ती नहीं जाती है। और यही वजह है कि जो इस तरह की तस्वीरें डेली सामने आती हैं। लेकिन सरकार क्या फैसला करती है, सरकार का फैसला अहम होगा इस पूरे मामले में। प्रशांत, 3 बजे जब बैठक शुरू होगी, सरकार के तमाम मंत्री जो है जब बैठक में जुड़ेंगे, तमाम जो बिजनेसमैन हैं, अन्य विभागों के लोग हैं, वो जब बैठक में शामिल होंगे तभी ये कुछ रास्ता निकल पाएगा कि क्या मिनी लॉकडाउन किया जाए। क्योंकि सरकार भी चाहती है कि सभी से सलाह मशविरे के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाए, और सिर्फ मुंबई के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए, यानी महाराष्ट्र के लिए, और वो फैसला 3 बजे की बैठक में हो सकता है। लेकिन असर कोरोना का गुजरात में भी तेजी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर गुजरात में 2000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए। ऐसे में अहमदाबाद में वैक्सीनेशन अभियान अब और तेज कर दिया गया है। अहमदाबाद नगर निगम की ओर से लोगों को अब घर पर ही वैक्सीन लगाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। नगर निगम कई सोसाइटी में जा रही है और लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। उधर कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। कॉर्पोरेटर श्री भरत भाई पटेल और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम ने जब हमको ये मैसेज दिया कि
गवर्नमेंट ने अब डोर टू डोर जाके एक वैक्सीनेशन का अभियान स्टार्ट किया है। तो हम लोगों ने ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन किया है और पहले चरण के अंदर आज हमने 350 सीनियर सिटीजन का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया है और स्वस्थ समाज के लिए हम लोग ये पहल कर रहे हैं। वैक्सीन लेने के बाद भी, वैक्सीन के एक नहीं लेकिन दोनों डोज लेने के बाद भी आपको नियमों का पालन करना जरूरी है, आपको सोशल डिस्टेंस का फॉलो करना जरूरी है। और एक बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ में सुकमा के पास जहां नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है उसमें 22 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 30 से ज्यादा जवान इसमें घायल भी हुए हैं। अभी भी 15 जवान लापता बताए जा रहे हैं। इस मामले में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से बातचीत की और केंद्र के हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। लेकिन साथ ही साथ डीजी सीआरपीएफ को निर्देश दिया गया है केंद्र की ओर से कि मुठभेड़ वाली जगह पर जाएं, जरूरी कार्रवाई करें। लेकिन लापता जवानों की खोज के लिए एक नई टीम बना दी गई है। बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जगदलपुर में शहीदों के पार्थिव शरीर को लाया गया, उन्हें सलामी दी गई है और उनके घर की तरफ भेजा गया है। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, ये जो बातचीत केंद्र की ओर से की गई है, 22 जवान अब शहीद हो गए हैं, कई जवान अब भी लापता हैं, क्या और आधिकारिक तौर पर ताजा जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी कुछ और जवानों के लापता होने की खबर है। इसमें छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड पुलिस के जवान हैं और सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं। तो कुल मिलाकर मृतकों की तादाद है और ज्यादा बढ़ने की इसमें संभावना है। और जो 2 तरीके का ऑपरेशन चल रहा है, एक तो नक्सलियों के खिलाफ उस जगह पर ऑपरेशन चल रहा है और दूसरा जो लापता जवानों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन चल रहा है। तो संयुक्त रूप से एडिशनल टीम भेजी गई हैं और थोड़ी देर में डीजी सीआरपीएफ मौके पर पहुंचेंगे। उनके नेतृत्व में यह पूरी की पूरी कार्रवाई होगी। ये तो बात हुई कि जो एक्शन ले रही हैं सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां, और जहां तक किसने इस हमले को अंजाम दिया, कैसे अंजाम दिया, बड़ी खबर ये आ रही है कि हिडमा जो कि दुर्दांत नक्सली नेता है, उसकी यूनिट ने पीपल्स लिबरेशन ग्रुप आर्मी की बटालियन 1 ने इस साल के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया है। और ये उसका गढ़ था जहां पर सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां अपनी यह कार्रवाई कर रही थी। हिडमा जो कई सालों से इस तरह की हिंसक वारदातों को अंजाम देता रहा है, उसकी भी तलाश जारी है। लेकिन उधर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम स्टार प्रचारक प्रचार कर रहे हैं और अपने अपने दावे। और इसी बीच वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने असम और बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा किया है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि असम में कांग्रेस और यूडीएफ के गठबंधन की सरकार के दौरान वहां सिर्फ भ्रष्टाचार और घुसपैठ और हिंसा हुई है। असम में पार्टी के प्रचार के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, प्रचार खत्म हो रहा है, अब दिल्ली भागने का समय भी हो रहा है, लेकिन भागते भागते क्या संदेश लेके जा रहे हैं आप? यही कहूंगा, असम में एक बार फिर कमल खिलने की तैयारी, एनडीए की सरकार बनने की तैयारी है। क्योंकि लोग एक और देख रहे हैं, कांग्रेस और एआईयूडीएफ का जो गठबंधन है वो एक और ऐसे भ्रष्ट और करप्ट और कम्युनिज्म की मैं बात करूं तो उसका है। मैं ये कहूं कि घुसपैठियों की पीठ पर बैठकर सत्ता में आने की तैयारी जो कांग्रेस कर रही थी वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि लोगों ने मन बनाया है कि भाजपा जो घुसपैठ को रोकने का काम करती है, आतंकवाद को रोकने का काम करती है, उसने अब भी कहा है हम बाढ़ मुक्त बिहार, आतंकवाद मुक्त, बाढ़ मुक्त असम, आतंकवाद मुक्त असम, घुसपैठ मुक्त असम और भ्रष्टाचार मुक्त असम ये देंगे। और यही हमने वायदा किया है, लोगों ने विश्वास किया है। पहले 2 चरणों में अगर मैं कहूं, हमें अगर सिंपल मेजॉरिटी के चांसेस पक्के हो गए तो तीसरा चरण पूरे होने के बाद थंपिंग मेजॉरिटी की ओर ये चरण हमें ले जाएगा और भारी बहुमत के साथ हम अपनी सरकार असम में बनाएंगे। नेतृत्व को लेकर तो सवाल नहीं उठेगा, काफी सवाल उठ रहा है कि कोई मुख्यमंत्री आपका है लेकिन फिर भी किसी लीडर को प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। देखिए, 2 बातें हैं। नेतृत्व की बात वहीं पर आती है जहां पर सत्ता में आने की बात होती है। तो जनता ने, मीडिया ने, विपक्ष ने भी मान लिया है कि हम लोग सत्ता में आने वाले, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दल सत्ता में आने वाला है। दूसरा इसका कारण यह है कि कांग्रेस जब ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, ईसी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, आप आज तक के सारे चुनाव निकाल कर देख लो, जब जब कांग्रेस ने ईवीएम और ईसी पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, वो स्पष्ट है कि कांग्रेस ने अपनी हार पहले ही मान ली है। बंगाल में कल भी एक बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर हमला हुआ है 24 परगना में, और उसके घर वर जला दिए गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि नंदीग्राम के बाद संदेश अब उल्टा चला गया ममता दीदी के खिलाफ? देखिए, हत्या और हिंसा का दौर जो पश्चिम बंगाल में था,
वही एक कारण ममता बनर्जी की अपनी हार नंदीग्राम में होगी। ये आप कहीं पर लिख कर ले लीजिए, आज का समय, तारीख और दिन, ये आप नोट कर लीजिए। ममता बनर्जी कम से कम 15 से 20% मार्जिन से हारेंगे और पश्चिम बंगाल हम भारी बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। और ये जो बार बार हमले भाजपा पर करवाना, ये टीएमसी की पोल खोल रहा है कि इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं, लूट तंत्र में विश्वास है, हत्या के तंत्र में और हिंसा के तंत्र में विश्वास है। और ये जो इनके भ्रष्टाचार की एक के बाद दूसरी पोल खुल रही है, स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि तृणमूल से लोग हाथ खड़े कर चुके हैं। जो भारी मतदान दिखाता है वो दिखाता है कि तृणमूल को बाय बाय और भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करने के लिए अब पश्चिम बंगाल तैयार है। अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अमिताभ।